सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप की नजर सिर्फ पर्यटन के लिहाज से गाजा पर है या फिर उनके दिल में कुछ और ही चल रहा है। ट्रंप पहले एक रियल एस्टेट डेवलपर रह भी चुके हैं, इसीलिए ये माना जा सकता है कि वो गाजा को डेवलप करके वहां पर्यटन को आगे बढ़ाने और मुनाफा कमाना चाहते हैं। वैसे भी ट्रंप का नाम आते ही जो ये ट्रांजैक्शन वर्ड अपने आप जुड़ जाता है। वो बिजनेसमैन है, वो ट्रांजैक्शन की भाषा को समझते हैं, इसलिए गाजा में भी वो संभावनाएं बिजनेस की तलाश है। लेकिन गाजा पर अमेरिका का कब्जा सिर्फ मुनाफा या पर्यटन का सौदा नहीं, इसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। बल्कि अगर अमेरिका गाजा में अपनी जगह बना लेता है तो उसके पास एक बड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त भी होगी, अगर हम इस वर्ल्ड को स्ट्रेटेजिक तरीके से समझें। ट्रंप पश्चिम एशिया में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी को मजबूत रखना चाहते हैं ताकि ईरान और अन्य विरोधी ताकतों पर नजर रखी जा सके, टैप किया जा सके। इजराइल के कट्टर समर्थक रहे ट्रंप की कोशिश यही होगी कि इस क्षेत्र में इजराइल को कूटनीतिक मान्यता दिलाने में अमेरिका की भूमिका और मजबूत। अगर अमेरिका सेना यहां बनी रहती तो इससे इस मकसद को और ताकत मिलेगी। मिडिल ईस्ट ऊर्जा संसाधनों का केंद्र है। अब गाजा पट्टी के अंदर में भले ही बड़े तेल भंडार ना हो, लेकिन इस क्षेत्र में स्थिरता से अमेरिका को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा ही होगा। खासकर ईरान और रूस चीन को कमजोर करने के लिहाज से ये एक बहुत अहम कदम साबित हो सकता है। ये माना जा सकता है कि गाजा को पर्यटन का क्षेत्र बनाना सिर्फ एक मुखौटा हो सकता है, इसके पीछे असल मकसद कुछ और है। असल इरादा मिडिल ईस्ट में पैठ बनाकर उसके आसपास बसे देशों पर दबदबा बढ़ाने का है। लेकिन अगर ट्रंप अपने प्लान के मुताबिक चलते हैं और गाजा के पुनर्निर्माण का जिम्मा उठाते हैं तो इसके पीछे उनको बहुत कुछ खर्च करना होगा। इसमें ना सिर्फ बड़े पैमाने पर पैसों का खर्च होगा, बल्कि दुनिया भर के रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा के पुनर्निर्माण में 1.2 बिलियन डॉलर का खर्च आ सकता है। मलबों के अंदर कुछ इंसानों के शरीर भी दबे हो सकते हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मलबों के अंदर हजारों लोग फंसे हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा में हुए विध्वंस ने उसे 69 साल, लगभग 70 साल पीछे कर दिया है। गाजा में घरों के टुकड़ों को बनाने में अब अगर अनुमान लगाया जाए तो 2040 तक का समय भी लग सकता है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि गाजा इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। हमास और इजराइल के बीच समझौतों वाला सीज फायर तो लागू है, लेकिन इस बारूद में कभी भी आग भड़क सकती है, क्योंकि हमास की कैद में अभी भी इजराइल के बंधक हैं। और ना सिर्फ इजराइल, बल्कि ट्रंप भी लगातार ये चुनौती दे रहे हैं कि हमास को जल्द से जल्द बंधकों को रिहा करना होगा। ऐसे में हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। सीज फायर का सन्नाटा युद्ध के शोर में कभी भी बदल सकता है। और अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी भी अपनी जिद पर कायम रहे तो युद्ध का पैमाना पहले से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि ट्रंप ये कह चुके हैं कि अगर हमास अब भी नहीं माना तो पूरे गाजा को जहन्नुम बनाने के लिए, इतनी कयामत के लिए वो जिम्मेदार होगा। All of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock. I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. एक तरफ ट्रंप है जो गाजा को हथिया कर वहां रिजॉर्ट सिटी बनाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ ट्रंप के इरादों से मुस्लिम जो मुल्क हैं इत्तेफाक नहीं रखते। चीन ने भी ट्रंप के प्लान गाजा पर तेवर दिखाए और नॉर्थ कोरिया भी ट्रंप के इरादों से नाराज नजर आ रहा है। अब सवाल घूम फिरकर यही उठता है कि गाजा के आसपास बसे सारे देश फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता मिले, इसके लिए लड़ाई तो करते रहे, लेकिन
ये देश फिलिस्तीनियों को अपनाने के लिए तैयार क्यों नहीं है? कई बार जंग के दौरान गाजा और वेस्ट बैंक के लोगों ने अरब देशों से शरण मांगी, लेकिन हर बार उन्हें रिजेक्शन ही मिला। इसकी क्या वजह है? दरअसल मदद का दावा करने वाले अरब देशों की अक्सर यही दलील रहती है कि गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और यरूशलेम में रह रहे फिलिस्तीनी इजराइल के स्थायी नागरिक माने जाते हैं और ऐसे में उसके लिए उन्हें नागरिकता दे पाना मुश्किल है। हालांकि हालात को सुधरने के लिए टू नेशन थ्योरी का प्रस्ताव भी रखा गया। कई मुल्क के निजाम भी इस संकट के लिए टू नेशन थ्योरी को अचूक उपाय मानते रहे, लेकिन इस सोच को अमली जामा पहनाना अभी तक मुमकिन नहीं हो पाया। जब सीज फायर हो और यरूशलेम, तेल अवीव एक साथ बातचीत की मेज पर एक साथ आ जाएं, उस टेबल पर बातचीत के लिए, लेकिन ट्रंप के इरादे इस पर भी पानी फेर रहे हैं। इसके साथ ही फिलिस्तीनियों को नागरिकता ना देने के पीछे भी ग्लोबल पॉलिटिक्स छुपी हुई है। इजराइल भले ही छोटा लेकिन ताकतवर देश है, उसके पास मॉडर्न हथियार है, साथ ही वो अमेरिका और यूरोप जैसी ताकतों का अच्छा दोस्त भी है। अब वापस अगर गाजा की बात करें तो चाहे यूएन हो या यूएनएससी, ट्रंप के आगे ये जोर शोर से अपने मुद्दे नहीं उठा पाते। और इसका उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों कई बड़े फैसले लिए जो बाकी देशों पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन अमेरिका पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। और इसकी वजह यह है कि अमेरिका यूएन का सबसे बड़ा फंडर है, साथ ही वो यूएनएससी का स्थायी मेंबर भी है और ऐसे में यूएन कोई सख्त प्रस्ताव लाना भी नहीं चाहेगा तो ट्रंप उस पर वीटो भी लगा सकता है। और यही वो एकमात्र वजह है जिसके चलते ट्रंप वो बातें करते रहते हैं जो शायद दुनिया का कोई दूसरा देश कभी ना करे। और ऐसे में ट्रंप की ऐसी बातें सुपर पावर देश में एक रीशफल की तरफ इशारा भी करती है।